दिल का क्या कसूर पार्ट 5। हर कदम के साथ उसके भीतर की आवाज़ें तेज़ होती जा रही थीं। एक बोझ, बस एक गलती। और तभी तेज़ रफ्तार से आती एक गाड़ी की हेडलाइट्स उसके चेहरे पर पड़ी। रोको, किसी ने दूर से चीखा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी के ब्रेक की तीखी आवाज़ और एक झटका और हवा में उड़ता रोशनी का आंचल। धूल उड़ी, सड़क पर सन्नाटा छा गया था। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम सा गया था। गाड़ी के ब्रेक के निशान सड़क पर एक लंबी लकीर बनाकर रुक गए थे और वहीं कुछ मीटर दूर रोशनी बेहोश पड़ी हुई थी। उसका आंचल अब भी हवा में लहराकर धीरे से जमीन पर गिरा हुआ था। गाड़ी से एक लड़का घबराया हुआ बाहर निकला, लगभग 26-27 साल का, आंखों में डर और चेहरे पर घबराहट। ओह नो, हे भगवान! उसने दौड़ते हुए रोशनी की नस टटोलनी चाही। सुनिए, कोई है? हेल्प! वो इधर उधर देख रहा था, लेकिन सड़क अब भी सुनसान थी। उसने तुरंत अपनी जैकेट उतारी और रोशनी के कंधे के नीचे रख दी थी। आई एम सॉरी, आई डिड नॉट सी यू। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने फ़ोन निकालकर एम्बुलेंस के लिए कॉल की। हेलो, यस, एक एक्सीडेंट हुआ है, लड़की को चोट आई है। हाँ हाँ, जल्दी भेजिए। कुछ ही देर में एम्बुलेंस की आवाज़ गूंजने लगी थी। वो लड़का अभी वहीं बैठा हुआ था, रोशनी का सिर अपने घुटनों पर रखे हुए। कुछ घंटों बाद मॉनिटर की बीप बीप चल रही थी। रोशनी बेहोश थी, चेहरा हल्का से खरोंचों से भरा था और होंठ सूखे हुए थे। डॉक्टर ने लड़के से कहा, अगर आप सही समय पर नहीं लाते तो सिर की चोट ज़्यादा गंभीर हो सकती थी। क्या वे जल्दी ठीक हो जाएंगी? उस लड़के ने चिंता भरी आवाज़ में पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, उन्हें होश आ जाएगा, लेकिन लगता है मानसिक तौर पर वो बहुत कुछ सह चुकी हैं। उन्हें केयर की ज़रूरत है। वह लड़का वहीं बैठा रहा था, नजरें उस अजनबी लड़की पर टिकाए जिसके आंसू जैसे अभी भी उसकी पलकों पर जमे हुए थे। कुछ घंटे बाद रोशनी की उंगलियां हल्के से हिली, वह आंखें हल्के हल्के खोलने लगी थी। मैं कहाँ हूँ? उसकी आवाज़ बुदबुदाई। वह लड़का उसके पास आया और मुस्कुराकर बोला, आप हॉस्पिटल में हैं, तुमसे एक छोटी सी टक्कर हो गई थी। आप अचानक ही मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। रोशनी ने उसे देखा, लेकिन कुछ सेकंड तक वह चुप रही। फिर पूछा, कौन हो तुम? लड़के ने थोड़ी झिझक के साथ उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा नाम युवान है और तुमने शायद आज खुद से ज़्यादा मुझे डरा दिया था। ऐसे किसी कार के सामने कोई आता है क्या? रोशनी के चेहरे पर एक हल्की उदासी भरी मुस्कान थी। सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। युवान उसे देखता रहा था। कोई था जो दर्द में मुस्कुरा रहा था और वो अनजाने में ही उससे जुड़ता जा रहा था। क्या अब तुम बताओगी कि तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे नंबर बताओ, तुम्हारे घर वालों को कॉल करता हूँ। रोशनी ने धीरे से सिर हिलाया। घर? मेरा अब कोई घर नहीं है। कमरे में एक पल के लिए चुप्पी छा गई थी। युवान ने उसकी बात सुनी, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या बात कर रही हो? दिखने में तो लगती हो जैसे सीधा किसी अच्छे खासे बंगले से निकल कर आई हो, जहाँ कॉफी भी शायद गोल्डन कप में मिलती हो। रोशनी की सुनी आंखों में हल्की सी चमक आ गई थी। गलत लगता है तुम्हें, उसने धीमे से कहा, लेकिन उसके होठों पर एक थकी हुई मुस्कान आ गई थी। युवान उसकी मुस्कान को देखकर मुस्कुरा उठा था। मतलब तुम मान रही हो, मैंने तुम्हें ध्यान से देखा है। रोशनी ने उसकी तरफ देखा, जैसे पहली बार उसे ठीक से देख रही हो। तुम कितनी बातें करते हो और तुम काफ़ी चुप रहती हो, युवान ने हल्के अंदाज में जवाब दिया। लगता है ये बैलेंस बनाए रखने के लिए किस्मत ने हमें टकरा दिया है। रोशनी के होठों पर हल्की सी हंसी उभर आई थी, जो शायद बहुत वक्त बाद आई थी। शायद। देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, युवान बोला, लेकिन अगर तुम्हारी मुस्कान थोड़ी सी वापस आ गई है तो समझो दवाई असर कर रही है। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर युवान ने नरम आवाज़ में पूछा, अगर घर नहीं है तो क्या कोई और है जिसे मैं कॉल कर सकूँ? कोई दोस्त, कोई जान पहचान वाला, या फिर तुम्हारे पति? रोशनी की आंखें पल भर को बंद हो गई थीं, जैसे उसे एक सवाल में बहुत कुछ याद आ गया हो। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। कोई नहीं है। युवान ने गहरी सांस ली, फिर उठ खड़ा हुआ। ठीक है, जब तक तुम्हें कोई अपना याद नहीं आता तब तक मैं यहीं हूँ। वैसे भी तुमसे डर के भागने का मेरा कोई इरादा नहीं है। रोशनी ने उसकी तरफ देखा। क्यों, मैं डरावनी लगती हूँ? नहीं, युवान ने हंसते हुए कहा, लेकिन जो पलकों पर आंसू जमा कर मुस्कुराती हो ना, तो बहुत खतरनाक लगती हो। किसी का भी दिल चुरा सकती हो। रोशनी एक पल को चौंकी, फिर उसने नजरें झुका ली थी। शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए। अभी शुक्रिया नहीं, युवान बोला, पहले ठीक हो जाओ, फिर मुझे एक कॉफ़ी तो पिलानी ही पड़ेगी बदले में इस डर के लिए जो तुमने मुझे दिया है। मेरी जान निकाल दी थी तुमने। मुझे यहाँ नहीं रहना। रोशनी की आवाज़ जैसे खुद से भी छुपती हुई निकली थी। युवान ने एक पल उसे देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, जब तक कोई नहीं आता मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाता हूँ। वैसे भी आजकल ये फ्री सर्विस बहुत कम मिलती है। रोशनी ने उसकी तरफ देखा, फिर नजरें फेर ली थीं। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं ठीक हूँ। युवान ने थोड़ा चौंका। अरे, अभी तो तुम होश में आई हो, चलने लायक भी नहीं हो ठीक से, और डॉक्टर भी कहकर गए हैं कि तुम्हें आराम चाहिए। मैं ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहती किसी पर। रोशनी की आवाज़ में एक रूखापन था। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे ढूंढने कोई नहीं आएगा। युवान थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी बातों में अब हल्की संजीदगी थी। बोझ? अरे मैडम, अगर आप बोझ होती तो अब तक मुझे रीढ़ की हड्डी में दर्द शुरू हो गया होता। मैं तो बस इंसानियत दिखा रहा हूँ। रोशनी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी मुझे बिस्तर की चादर पर कुछ सोचती रही थी। और हाँ, ये जो मैं ठीक हूँ वाला डायलॉग है ना, वो फिल्मों में काम करता है, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में खून बह रहा हो या दिल में दर्द हो, डॉक्टर और दवा दोनों की ज़रूरी होते हैं। आप बहुत मजाक करते हैं, रोशनी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, और तुम बहुत गंभीर हो। युवान ने जवाब दिया, फिर हंसते हुए बोला, आप उम्र में हमसे बहुत छोटी लग रही हैं, लेकिन बातें बिल्कुल मैच्योर इंसान वाली हैं, जैसे जिंदगी ने कुछ सबक जल्दी ही सिखा दिए हों। रोशनी ने उसकी तरफ देखा। इस बार थोड़ी देर तक उसकी आंखों में सवाल थे, जैसे किसी ने उसकी चुप्पियां पढ़ने की कोशिश कर ली हो। लेकिन फिर उसने नजरें फेर ली थीं। जो लोग जल्दी सब कुछ खो देते हैं वो मैच्योर होना चुनते नहीं, उन्हें मैच्योर होना पड़ता है।
युवान की मुस्कान हल्की सी ठहर गई थी, फिर उसने सिर झुकाया जैसे उसकी बात को समझा हो। फेयर पॉइंट, पर अब जब सब कुछ खो दिया है तो भरोसा करना भी छोड़ दोगी क्या? कम से कम मुझ पर नहीं, डॉक्टर पर ही सही, थोड़ा सा तो भरोसा करना चाहिए। रोशनी ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ में अब थकान थी, मगर लहजा अब भी सीधा था। मैं डॉक्टर से बात कर लूँगी। डिस्चार्ज फॉर्म कहाँ साइन करना है? अरे आप तो सच में स्टबर्न केस निकली, युवान ने मजाक में कहा, फिर थोड़ा पास आकर बैठ गया था। ठीक है, मैं इंटरफेरेंस नहीं करूँगा, बस एक बात बोलूँ? युवान की आवाज़ अब थोड़ी धीमी हो गई थी, जैसे कोई ज़रूरी बात पूछने जा रहा हो। रोशनी ने नजरें उठाईं, उसकी आंखों में थकान तो थी। क्या? युवान कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीमे से मुस्कुराया। लगता है आपकी शादी हो चुकी है। रोशनी की भौहें हल्की सी तन गई थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब है माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। उसने थोड़ा झुककर कहा, क्या मैं आपके हस्बैंड को कॉल करूं? अब रोशनी की आंखें थोड़ी तेज हो गई थीं। उसने एक पल के लिए खुद को संभाला, फिर शांत लेकिन सख्त लहजे में बोला, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, वो इस शहर में नहीं है। और ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र सिर्फ सवालों से बचने के लिए है। दूसरी तरफ देव अभी स्टडी रूम में बैठा हुआ था। स्टडी रूम की खिड़की के बाहर शाम ढल रही थी, लेकिन देव के भीतर का अंधेरा गहराता जा रहा था। कमरे में बस टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी और सामने टेबल पर वही तलाक का फोल्डर पड़ा हुआ था जिसने उसे साइन किया था। अपनी दादी की जिद, अपने पिता की कसम और अपनी आत्मा के खिलाफ। देव की आंखें लाल थीं, जैसे किसी ने उसके अंदर की पूरी आग को ठूस कर बंद कर दिया हो। उसने कागज उठाकर फिर से देखा। हर पन्ने पर रोशनी का नाम लिखा हुआ था, वो नाम जिससे जुड़ा हर लम्हा अब उसके लिए सजा बन चुका था। क्यों किया उसने ऐसा? देव ने दबी आवाज में खुद से पूछा। क्या सिर्फ इसलिए कि वो उस इंसान की बेटी थी जिससे हम सबको नफरत थी? उसकी आवाज़ अब कांपने लगी थी। या इसलिए कि दादी ने मेरे टूटे दिल को अपनी साजिश से भरा? देव अचानक उठा, कुर्सी पीछे गिर गई थी। उसने टेबल पर पड़े गिलास को जोर से फर्श पर दे मारा था। कांच चटक कर बिखर गया था। मैं उससे नफरत नहीं कर सकता, उसने लगभग चीखते हुए कहा। मैं उससे नफरत करना चाहता हूँ। हर रोज़ खुद को याद दिलाता हूँ कि वो दुश्मन की बेटी है, लेकिन जब भी उसकी आंखें याद आती हैं, जब उसकी चुप्पी में खुद का सुकून ढूंढता हूँ, तो नफरत भी शर्मिंदा हो जाती है। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे सांस लेना उसके लिए भी बोझ बन गया हो। मैंने उसे क्यों छोड़ा? उसने खुद से पूछा। क्या इसलिए कि दादी ने कहा था, या इसलिए कि मैं खुद डर गया था उससे प्यार करने से? उसकी नज़र अभी कुर्सी पर थी जहाँ रोशनी कभी बैठी हुई थी। जब उसकी मौजूदगी देव के अस्त व्यस्त दिल को भी ठहरा देती थी। शायद वो मुझसे दूर जा चुकी है, लेकिन मैं अब भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ वह मुझे छोड़कर गई थी। और फिर एक दर्द भरी हंसी उसके होठों से फिसली। काश मैं अपना बदला भुला सकता। रोशनी स्टडी रूम की खिड़की के बाहर शाम उतर चुकी थी। हवाओं में वही सर्दपन था जो किसी गैर मौजूद रिश्ते के साए जैसा लग रहा था। कमरे में धीमी लाइट, बिखरे कागज और एक मर्द जो हर किसी के लिए मिसाल था, लेकिन खुद के लिए एक सजा बन चुका था। देवराज मल्होत्रा, बिजनेस वर्ल्ड का सबसे ठंडा और कंट्रोल नाम, उस वक्त खुद से हारता जा रहा था। टेबल पर पड़ा तलाक का फोल्डर उसके सामने रखा हुआ था। वो दस्तावेज जिसे अपनी दादी की आंखों में देखे आंसुओं और पिता की तस्वीर पर रखी एक कसम के नाम पर साइन किया गया था, पर अब वो साइन किसी हथियार की तरह उसकी रूह को छलनी कर रहे थे। उसने वाइन का गिलास उठाया और फिर रख दिया। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, उसने खुद से कहा। तुम्हारा प्यार मुझे कमज़ोर नहीं कर सकता रोशनी। वह अचानक कुर्सी से उठा। उसकी चाल अब भी भारी थी, मगर आंखों में एक अलग किस्म की आग थी। रोशनी चौहान, उसने नाम लिया जैसे जहर निकल रहा हो। उसने अपने स्टडी टेबल पर रखा एक पुराना फोटो फ्रेम उठाया जिसमें उसकी फैमिली की मुस्कुराती तस्वीर थी, उन दिनों की जब सब कुछ सही लगता था। फ्रेम पर जमी धूल को पहुँचते हुए उसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। मेरे पिता, उनकी मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी रोशनी। तुम्हारे बाप के झूठ, उसकी साजिशें, उसी ने हमारे परिवार को तोड़ा था। उसकी आवाज़ में अब वही धार थी जो हर जख्म के पीछे से निकलती थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में युवा ने रोशनी की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, अगर तुम अब भी कुछ नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, पर देखो तुम्हारा पेट तो भूखा है ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। वो हल्के से मुस्कुराया, जैसे माहौल को हल्का करना चाहता हो। क्या पता कुछ खाकर तुम्हारा मूड थोड़ा ठीक हो जाए और मुझे भी तुम्हारे बारे में थोड़ा जानने का सौभाग्य मिल जाए। रोशनी ने बस हल्के से सिर झुका दिया था। युवान उसकी हालत समझ रहा था। वो कुछ और कहे बिना ही रूम से बाहर निकल गया था। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, रोशनी की आंखों में बेचैनी दौड़ गई थी। उसने जल्दी से अपने हाथ से ड्रिप निकालने की कोशिश की। सुई बाहर निकालते ही उसके हाथ में थोड़ी सी खून की बूंदें टपकीं, लेकिन वो जैसे दर्द भी महसूस नहीं कर रही थी। इसी बीच बाहर से गुजरती नर्स ने उसे देख लिया था। मैम, आप क्या कर रही हैं? आपको भी आराम की ज़रूरत है। नर्स उसके पास भागती हुई आई। मुझे वॉशरूम जाना है। रोशनी ने थकी मगर सख्त आवाज़ में कहा, आप बैठिए, मैं व्हील चेयर बुलवाती हूँ। नर्स ने कहा। नहीं, रोशनी ने उसे बीच में ही रोक दिया था। उसकी आंखों में एक अलग ही ठान लेने वाली जिद थी। मैं खुद जा सकती हूँ, बस वॉशरूम तक ही तो जाना है। नर्स पहले थोड़ा हिचकी थी, लेकिन रोशनी के चेहरे पर अजीब सा तनाव और झल्लाहट देखकर वह चुप रह गई थी। ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा प्लीज़, नर्स ने कहा। रोशनी ने सिर हिलाया और धीमे धीमे कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही मोड़ आया वो दिशा बदलकर तेजी से हॉस्पिटल के कॉरिडोर से बाहर निकलने लगी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम जैसे बड़े डर को चीरता जा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था,
अगर मैं यहीं रही तो ये लोग मुझसे हॉस्पिटल का बिल मांग लेंगे और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो लगभग लड़खड़ाते हुए लॉबी से बाहर निकली। हॉस्पिटल के गेट से गुजरते हुए एक गार्ड ने उसे देखा, लेकिन रोशनी ने सिर नीचे झुका लिया और तेजी से बाहर निकलने की कोशिश की। मैडम, आपको व्हीलचेयर की ज़रूरत है क्या? गार्ड ने नर्म लहजे में पूछा, लेकिन रोशनी ने उसकी बात अनसुनी कर दी थी और भीड़ में गुम हो गई थी। हवा ठंडी थी, उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, चप्पल घिसटती जा रही थी, पैर कांप रहे थे, पर उसकी आंखों में एक ही जिद थी, मुझे यहाँ से निकलना है किसी भी तरह। सड़क पर रात की हल्की ठंडक थी, हॉस्पिटल की नीली रोशनी पीछे छूट रही थी। रोशनी ने अपनी धड़कती छाती पर हाथ रखा और एक खाली मोड़ पर जाकर टिक गई थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। युवान हाथ में ट्रे लेकर कमरे में वापस आया, गर्मा गर्म सूप और कुछ ब्रेड स्लाइसेस। देखो, मैंने खुद सिलेक्ट किया है तुम्हारे लिए सबसे लाइट फूड, वह हंसते हुए बोला, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई थी। कमरा खाली था, ट्रिप का स्टैंड बेतरतीब पड़ा हुआ था, तकिए पर खून के कुछ धब्बे थे और दरवाजा हाथ खुला था और हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। मिस साइलेंट, उसने आवाज लगाई, पहले धीरे से फिर थोड़ा तेज। मिस साइलेंट। ट्रे उसके हाथ से गिर गई थी, सूप फर्श पर बिखरा हुआ था। वह दौड़ता हुआ बाहर निकला। नर्स, किसी ने एक लड़की को देखा है, रेड एंड ब्लैक साड़ी में, लंबे बाल, बहुत कमजोर लग रही थी। युवान ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। नर्स घबरा गई थी। सर वो वॉशरूम के बहाने बाहर गई थी, फिर हमने उन्हें देखा ही नहीं। युवान का चेहरा सख्त हो गया था। उसने अपनी जैकेट का कॉलर ठीक किया और तेजी से हॉस्पिटल के गेट की तरफ भागा। हवा में उसका दिल जैसे झटपटा रहा था। कहाँ गई होगी वो? इस हालत में तो ज्यादा दूर भी नहीं जा सकती। हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। भीड़ के बीच में वो इधर उधर नजरें घुमाने लगा था। रात का वक्त था, स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में धुंधले चेहरे, तेज चलती गाड़ियां और एक तलाश। तभी सड़क के किनारे एक पार्क की दीवार से टिके हुए उसने किसी को रेड साड़ी में देखा। मिस साइलेंट। युवान तुरंत उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, वो कोई और थी, एक बूढ़ी औरत जो अपने फटे हुए कमल में लिपटी हुई थी। युवान ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली थी। शिट, वो बड़बड़ाया। उधर कुछ गली में कुत्ते भौंक रहे थे। एक पतली गली में हल्की सी सरसराहट हुई थी। युवान ने बिना सोचे समझे उस गली में दौड़ लगा दी थी और वहाँ अंधेरे में एक धुंधली परछाई दीवार के सहारे कांपती हुई सिर घुटनों में छुपाए बैठी हुई थी। मिस साइलेंट। युवान फौरन उसके पास पहुंचा। उसने उसके कंधे पकड़कर झिंझोड़ा, क्या कर रही हो तुम यहाँ इस हालत में? रोशनी ने सिर उठाया। उसकी आंखें डरी हुई थीं, जैसे किसी अनदेखे खतरे से बचकर भागी हो। मुझे जाने दो, उसने कांपती आवाज़ में कहा। मेरे पास हॉस्पिटल बिल के पैसे नहीं हैं। और जो तुम इंतज़ार कर रहे हो कि मुझे लेने या कोई ढूंढने आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है। मुझे यहाँ से जाना है, उसने लगभग कांपती हुई आवाज़ में कहा। कहाँ जाओगी? युवान की आवाज़ में तकलीफ थी। तुम्हारी हालत देखी है, खड़ी भी नहीं हो पा रही हो सही से। रोशनी ने कुछ कहना चाहा, पर उसके होंठ कांप गए थे। रोशनी कमजोरी और भूख की वजह से बेहोश होने लगी थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो चुका था। युवान ने बिना और कुछ कहे सुने उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। अब बहुत हो गया मिस साइलेंट, तुम अब अकेली नहीं हो। रोशनी उसके सीने पर लगी रही थी। उसका शरीर कमजोरी की वजह से कांप रहा था। वह थोड़ी देर तक कांपती रही, फिर जैसे उसके धड़कनों को एक अजीब सा सुकून मिलने लगा था। आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई थी और सड़क पर एक टूटी हुई खोई हुई लड़की को एक अजनबी ने अपनी दुनिया में समेट लिया था। रोशनी उसकी बाहों में बेहद हल्की सी लगी थी, जैसे किसी भी पल फिसल जाएगी। युवान ने गहरी सांस ली और उसे गाड़ी की तरफ ले जाने लगा था। रास्ते में हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं। दोनों के बीच अजीब सी चुप्पी थी, ना पूरी तरह सुकून वाली, ना पूरी तरह अजनबी। तभी युवान ने माहौल हल्का करने के लिए जानबूझकर नाटक के अंदाज में कहा, वैसे एक बात बताओ, क्या तुम मेरे खिलाफ केस करने का प्लान बना रही हो? रोशनी ने थकी हुई नजरों से उसकी ओर देखा। वह कुछ समझ नहीं पाई थी। युवान ने नकली डर वाला एक्सप्रेशन बनाते हुए आगे कहा, देखो, मैंने एक्सीडेंट जानबूझकर नहीं किया था तुम्हारा, वो तो तुम जल्दी से आगे आ गई थी गाड़ी के। मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी तुम्हें ठोकर मारने की और फिर हॉस्पिटल लेकर आने की। वो तो कोई हेल्प करने के लिए नहीं था ना, तो मुझे हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। मैं जो कर रहा हूँ इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। रोशनी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी, बहुत हल्की लेकिन सच्ची। युवान ने बात को और खींचते हुए शरारती लहजे में कहा, अब ये बताओ कि कहाँ छोड़ूं तुम्हें? तुम्हारा कोई घर तो होगा? रोशनी की आंखों से आंसू बह निकले थे। मेरा कोई घर नहीं है। उसके दिमाग में दादी का बदला व्यवहार, देव की बुज़दिली और अपने पिता गिरीश चौहान की बेरुखी भरी बातें कौंधने लगी थीं। युवान का चेहरा अचानक गंभीर हो गया था। वह रोशनी को देखता रहा। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी बेबसी बयां कर रहे थे। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया था, ऐसा सन्नाटा जिसमें अनकही कहानियां गूंज रही थीं। युवान ने गहरी सांस ली और बहुत मुलायम आवाज में कहा, देखो मिस साइलेंट, अगर तुम्हारा कोई घर नहीं है तो जब तक चाहो मेरे घर को अपना घर समझ सकती हो। रोशनी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती, वह फुसफुसाई। तुम मुझे कहीं भी रोड पर छोड़ दो, मैं अपना इंतजाम खुद देख लूंगी। लेकिन उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। युवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह एहसान नहीं, दोस्ती का ऑफर है। वैसे भी मुझे भी किसी की ज़रूरत है जो मेरे खाली घर को थोड़ा सा जिंदा कर सके और मेरी माँ के अकेलेपन को बांट सके।
रोशनी अब भी खुद से लड़ रही थी, फिर भी युवान की आंखों में उसे कोई स्वार्थ नहीं दिखा था, बस एक सच्ची इंसानियत और शायद एक नर्म सी परवाह। देखो, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन चाहो तो कुछ दिन रुक सकती हो, युवान ने फिर से कहा। उसकी आवाज़ में कोई दबाव नहीं था, बस अपनापन था। और फिर जब लगे तुम अपनी दुनिया बसा लेना अपनी मर्जी से। देखो, अगर तुम अपने फैमिली इश्यूज़ के बारे में नहीं बताना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन इंसानियत के नाते ही सही, तुम्हें इस हालत में अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता ना मैं। वरना क्या पता कल को तुम अचानक पुलिस लेकर आ जाओ और बोलो इसने मुझे अगवा किया था और बेचारा मैं जेल में। उसने ड्रामेटिक तरीके से आकाश की तरफ देखा और फिर सीरियस आवाज में बोला, सच बताओ मिस साइलेंट, तुम्हें क्या लगता है मेरा चेहरा सच में अपराधी जैसा है? रोशनी ने धीरे से सिर हिलाया जैसे ना में जवाब दिया हो। युवान ने मुस्कुराते हुए गाड़ी के विंडो को खोला। चलो तो फिर समझौता करते हैं। अगर तुम्हें अपने घर के बारे में नहीं बताना तो ठीक, लेकिन कम से कम नाम तो बता दूं मिस मिस्ट्री। रोशनी ने कुछ पल सोचा, फिर धीमे से फुसफुसाई, रोशनी। रोशनी, युवान ने दोहराया जैसे उस नाम को अपने दिल में बसा रहा हो। अच्छा नाम है, बिल्कुल वैसा जैसी तुम हो, चुपचाप लेकिन अपनी रोशनी से पूरा माहौल बदल देने वाली। गाड़ी स्टार्ट हुई। सड़क पर हल्की बारिश गिरती जा रही थी और एक अजनबी सी मुलाकात धीरे धीरे एक नई कहानी की शुरुआत बन रही थी। गाड़ी धीरे धीरे सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। युवान बीच बीच में रोशनी को देख लेता था, जो अब उसे बेहद थकी और कमजोर दिख रही थी। तुम्हें चुप रहने का अवार्ड मिलना चाहिए, वह हल्के से मुस्कुराया, उसे हंसाने की कोशिश करते हुए। देखो, इतने शांत तो हमारी सोसाइटी के वॉचमैन भैया भी नहीं रहते। चलो, अपनी मंजिल तो आ ही गई। लेकिन रोशनी से कोई जवाब नहीं आया था। युवान ने भुआएं सिकोड़ी और उसकी ओर देखा। उसका दिल धीरे धीरे एक तरफ झुक गया था, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, सांसें धीमी और हल्की थीं। रोशनी, युवान ने गाड़ी एक झटके से रोकी। उसने झुककर उसे हिलाने की कोशिश की। रोशनी, तुम सुन रही हो मुझे? लेकिन कोई जवाब नहीं था। उसके माथे पर हाथ रखा। तेज बुखार था, शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। युवान का दिल तेजी से धड़कने लगा था। डैम इट, युवान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर जल्दी से गाड़ी पार्क की। उसकी आंखें बार बार रोशनी के बुझे हुए चेहरे पर टिक रही थीं। सड़कें खाली थीं, बारिश अब भी तेज हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में वो अपने घर के बड़े लोहे के गेट के सामने पहुंचा। वह बिना देर के बाहर निकला, तेजी से गेट खोला और फिर रोशनी को बेहद सावधानी से अपनी बाहों में उठाया। माँ, युवान जोर से आवाज दी। दरवाजे को कंधे से धक्का देते हुए वह घर के अंदर घुसा। लिविंग रूम में रोशनी जल रही थी। उसकी माँ डॉक्टर माया रंधावा एक किताब पढ़ रही थी। बेटे की घबराई हुई आवाज़ सुनकर वह तुरंत उठ खड़ी हुई। क्या हुआ युवान? उनकी अनुभवी नजरें एक पल में रोशनी की हालत भांप गई थीं। माँ, इसकी तबीयत बहुत खराब है, तेज बुखार है, कुछ करो ना जल्दी आप। युवान की आवाज़ कांप रही थी। माया ने बिना समय गवाए इशारा किया। उसे गेस्ट रूम में ले चलो, जल्दी। युवान ने रोशनी को नरमी से गेस्ट रूम में बेड पर लेटा दिया था। माया ने जल्दी से अपना मेडिकल किट निकाला, हाथों में ग्लव्स पहने और रोशनी का तापमान चेक किया। थर्मामीटर देखते ही उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई थी। 105 डिग्री, ये तो बहुत खतरनाक है। माया बुदबुदाई। उन्होंने तुरंत सिरहाने ठंडे पानी की पट्टियां रखने का आदेश दिया। युवान उनकी हर बात चुपचाप फॉलो कर रहा था, जैसे कोई बच्चा हो। माँ, इसे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? युवान की आंखों में डर साफ झलक रहा था। माया ने नरम लहजे में कहा, मैं यहाँ हूँ बेटा, उसे कुछ नहीं होने दूंगी, बस तुम शांत रहो और अच्छे से ठंडे पानी की पट्टियाँ इसके सर पर रखो। रोशनी बामुश्किल होश में थी, बुखार में बड़बड़ा रही थी। युवान उसके पास बैठा हुआ था, उसका हाथ अपने हाथों में थामे हुए। तुम ठीक हो जाओगी रोशनी, प्लीज़, वह फुसफुसाया। माया ने उसे देखा। पहली बार अपने बेटे की आंखों में इतनी बेचैनी और परवाह देख रही थी। कमरे में दवाइयों की हल्की गंध फैलने लगी थी। बारिश की बूंदों की आवाज़ खिड़की के शीशों पर पड़ रही थी। दूसरी तरफ मल्होत्रा मैंशन में भारी बारिश की वजह से हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवाओं के थपेड़े संग खिड़कियों के पर्दे फड़फड़ा रहे थे। लिविंग रूम में भी भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। सोफे पर दादी जी अपनी छड़ी के सहारे बैठी हुई थीं। चेहरे पर वही पुराना रौब, वही कठोरता। उनके सामने देव मल्होत्रा गंभीर चेहरे के साथ खड़े हुए थे और उनके बगल में काव्या बेचैनी से उंगलियां मरोड़ रही थी। किरण चाची, जो हमेशा घर के बीच नरमी में रहती थी, आज खुद को रोक नहीं पाई थी। वो तेज कदमों से बीच में आकर बोली, माँ जी, देव, आपने बहुत गलत किया है। बहुत बड़ा अन्याय हुआ है रोशनी के साथ। वो बच्ची क्या मांग रही थी आप लोगों से? बस थोड़ा प्यार, थोड़ा अपनापन। लेकिन आपने प्यार और अपनेपन के बजाय उसे सिर्फ धोखा दिया है। किरण चाची की आवाज़ भर्र रही थी। आप लोगों ने उसके प्यार और सम्मान और अपनेपन के बजाय उसे क्या दिया? तिरस्कार, उपेक्षा। काव्या भी अब बोल पड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू छलकने ही वाले थे। चाची बिल्कुल सही कह रही हैं दादी। रोशनी भले ही गिरीश अंकल की बेटी थी, लेकिन उसमें रोशनी भाभी का कोई कसूर नहीं था। अगर आपको अपना बदला लेना ही था तो गिरीश अंकल से लेते, रोशनी भाभी से नहीं। उन्हें सजा क्यों दी? देव ने नजरें झुका ली थी। शायद एक हल्की सी गिलानी उसके भीतर सिर उठाने लगी थी। लेकिन तभी दादी जी ने अपनी छड़ी जमीन पर ठुकते हुए गहरी गूंजती आवाज में कहा, बस बहुत हो गया रोना धोना। मैं भी देखना चाहती हूँ गिरीश को अपनी बेटी के लिए तड़पते हुए, जिसने इस खानदान की इज्जत पर दाग लगाया था।
उसे यूं ही नहीं छोड़ सकती मैं। वह खुद आएगा नाक रगड़ते हुए अपनी बेटी की खातिर। तब शायद हम सोचेंगे उसे माफ़ करना भी या नहीं। उनके शब्दों में नफरत से ज़्यादा चोट थी, एक टूटी ही माँ की चोट जो अब तक भीतर से भरी नहीं थी। कमरे का माहौल और भारी हो गया था। किरण चाची ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, माँ जी, कभी कभी अपनों की गई नरमी हमारी ताकत होती है, कमजोरी नहीं। जिन जख्मों को आपने अब तक ढका था वो मैं समझ सकती हूँ, पर एक मासूम का दिल को कुचलकर क्या हम वाकई जीतेंगे? किरण की आंखें भीग गई थीं, पर दादाजी का चेहरा पत्थर की तरह सख्त बना हुआ था। काव्या ने देव की ओर देखा, मानो उसे उम्मीद कर रही हो कि वह कुछ कहे, मगर देव चुप था, जैसे शब्द भी उसे छोड़कर जा चुके थे। बारिश बाहर लगातार तेज हो रही थी, मानो खुद आसमान भी मल्होत्रा मैंशन के अंदर उठती इस जंग का गवाह बन गया हो। और कहीं दूर किसी अजनबी घर में एक मासूम लड़की जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, जिसे किसी ने घर से बेघर कर दिया था और किसी ने अपना बना लिया था। गेस्ट रूम की खामोशी में बस रोशनी की टूटी फूटी बड़बड़ाहट और युवान के धड़कते दिल की आवाज़ गूंज रही थी। माया रंधावा ने उसे एक इंजेक्शन लगाया, फिर स्टेथोस्कोप से उसकी धड़कनें चेक की। उनकी प्रोफेशनल आंखों में भी चिंता की झलक थी। माँ, सब कुछ ठीक तो लग रहा है ना? युवान ने टूटती आवाज़ में पूछा। माया ने उसकी ओर देखा, गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी बेटा। बुखार अगर अगले 1 घंटे में नहीं उतरा तो हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। युवान ने रोशनी की भीगी लटें चेहरे से हटाई। उसकी उंगलियां कांप रही थी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रोशनी, वह बुदबुदाया। बारिश अब ऐसी हो गई थी जैसे आसमान खुद शोक मना रहा हो। बिजली चमकी और खिड़की के बाहर अचानक एक परछाई सी लहराई। माया भी चौंक गई थी। किसको देख रही हो माँ? युवान ने खिड़की की तरफ बढ़ते हुए पूछा। माया ने सिर हिलाया। शायद कोई भ्रम था, लेकिन युवान का दिल किसी अनजाने डर से कस गया था। तभी रोशनी ने अचानक उसकी कलाई कसकर पकड़ ली थी। उसके होठ फुसफुसाए, इतनी हल्की आवाज़ कि सुनना भी मुश्किल था। देव। युवान झुक गया था, उसके होठों के पास कान लगाया। कौन रोशनी? किसकी बात कर रही हो तुम? रोशनी की आंखें अध खुली हुई थी, उनमें एक अजीब सा डर और एक गहराई थी। मत जाओ ना देव, प्लीज़। फिर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई थी और वो फिर से बेहोश हो गई थी। माँ, युवान चीख पड़ा। माया रंधावा तुरंत उसके पास दौड़ी। वह फिर से बेहोश हो गई थी। शांत रहो युवान, मुझे उसे स्टेबल करना होगा। बिजली फिर से चमकी थी, इतना तेज कि पूरा घर कुछ पल के लिए उजाले से नहा गया था। माया ने फौरन स्टेथोस्कोप से रोशनी का चेकअप करने लगी, लेकिन उनके माथे की शिकन गहरी होती जा रही थी। माँ, युवान ने कांपती आवाज़ में पूछा। माया ने आंखों में चिंता दबाते हुए कहा, युवान, इसके पल्स बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्या मतलब माँ? मतलब अगर कुछ मिनट में हमने इसे स्टेबल नहीं किया तो? माया रुक गई थी। उनके शब्द युवान के सीने में तीर बनकर धंस गए थे। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। युवान ने रोशनी का हाथ थाम लिया था। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। तभी रोशनी की सांसें अजीब ढंग से टूटने लगी थीं। माया रंधावा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लगता है ये लड़की खुद भी जीना नहीं चाहती, इसके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है। तभी रोशनी का पूरा शरीर झटके खाने लगा था। माँ कुछ करो ना, युवान लगभग चिल्लाया। माया तुरंत CPR किट लेकर आई। युवान पीछे हटो, उन्होंने हड़बड़ी में कहा। माया ने उसकी छाती पर प्रेशर देना शुरू किया। एक सेकंड जैसे सालों की तरह बीत रहा था। रोशनी, सुनो मेरी आवाज़। युवान उसके चेहरे के पास झुका, वह बड़बड़ा रहा था। रोशनी की पलकों में हल्की सी हरकत हुई, मानो वो कुछ कहना चाहती हो। फिर अचानक रोशनी का शरीर एक आखिरी बार झटका, फिर निश्चल। माया ने तुरंत उसकी नब्ज चेक की। उनकी आंखों में एक डरावनी बेचैनी फैल गई थी। युवान, इसके पल्स। उनकी आवाज़ टूट गई थी। नहीं माँ, युवान चीखा। वह झट से रोशनी को अपनी बाहों में भरकर चिल्लाया, रोशनी उठो, तुम हार नहीं सकती, प्लीज़। उसकी आवाज़ बारिश और तूफान के बीच खोती जा रही थी। और तभी क्या रोशनी बाकी ज़िंदगी की जंग हार गई थी, या किस्मत उसके लिए कोई दूसरा मोड़ लिख चुकी थी? दोस्तों, डेली मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स स्टोरी रीडिंग को स्लो करने के लिए आते हैं। क्या मुझे सच में स्टोरी रीडिंग को थोड़ी स्लो करने की ज़रूरत है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।